हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। तो गाइस आज हम बात करेंगे, मेरे बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से उस पर मेरे कमेंट में कि भाई कनाडा में वर्क परमिट चेंज हो जाता है क्या। भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके बारे में, आप वो भी देख सकते हो, पर मैं दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितने 200-300 मैसेज मेरे को इसी बारे में आए पड़े हैं उस पर कमेंट में कि भाई वर्क परमिट चेंज होता है तो कितना खर्चा आ जाता है। और भाई वैसे इस बार मेरे को कोई बहुत से लोगों ने बोला है कि इस बारे में कि कनाडा के खर्चे के बारे में वीडियो बनाओ कि कितना खर्चा आ जाता है नया बंदे का, क्योंकि कुछ बंदे मेरे को मैसेज डालते हैं कि हमारा ना कनाडा का वीज़ा लगा पड़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, तो हमने जून में आना है, किसी ने मई में आना है ना, प्लानिंग कर रहे हैं लोग। तो वो जैसे अपने साथ जो मनी लेके आएंगे तो उस हिसाब से बंदे सोचते हैं कि कुछ जैसे पीआर आ रहे हैं इंडिया से, कुछ टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ वर्क परमिट लेके आ रहे हैं इंडिया से, है ना, कितना खर्चा हो जाता है कनाडा आके, कितना पैसा साथ लेके आएँ, क्या करें क्या नहीं, है ना। तो मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो अकॉर्डिंग टू मी है वो, ठीक है, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बहुत सी वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो कि कितना खर्चा आ जाता है क्या है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्टिंग करते हैं खर्चों से, ठीक है जी। खर्चे की बात कर लेते हैं पहले। खर्चे कैसे है जी, अब किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, है ना, खर्चा तो आपका होना ही होना है, जितना मतलब जो ज़रूरी खर्चा है वो मैं आपको बताता हूँ पहले। ज़रूरी खर्चा क्या होता है, अकोमोडेशन और आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मोबाइल और आपकी ग्रोसरी, ठीक है जी। ये जो खर्चे हैं ये तो आपके होने ही होने हैं, इनको आप किसी भी तरह से कटौती नहीं कर सकते इनका, ठीक है। जैसे कि आप जब कनाडा लैंड करते हो सबसे पहले आपको अकोमोडेशन चाहिए, ठीक है जी। अकोमोडेशन में आप ये देख लो कि 1 बेडरूम की बेसमेंट होती है। 1 बेडरूम की बेसमेंट आपको, जो स्टार्टिंग सभी बेसमेंट से करते हैं, हमने भी बेसमेंट से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सब बेसमेंट से स्टार्टिंग करते हैं, और बेसमेंट का मतलब आप ऐसा ना सोचो कि भाई कोई अंडरग्राउंड, नीचे अंडरग्राउंड भी होती है बेसमेंट कुछ घरों की, कुछ घर की बेसमेंट अंडरग्राउंड बनाई होती है, जैसे 6-7 स्टेप नीचे होती हैं घर से, पर बहुत अच्छी होती है, उनमें मतलब सारी फैसिलिटी होती है, पूरा हीट का प्रोग्राम इंतजाम होता है, फ़ैन होता है ना। सर्दी तो यहाँ पर, गर्मी तो है इतनी पड़ती नहीं, फ़ैन की जरूरत तो, एसी की तो कम ही पड़ती है, पर यह है कि सर्दी होती है तो हीट का अच्छा इंतजाम होता है, लॉन्ड्री भी मिलती है, इंटरनेट वाईफाई मिलता है आपको उसमें फ्री, ठीक है, इंक्लूड होता है रेंट में ही। और जो आपका ये बिजली का, हाइड्रो का बिल जो भी है ये उसमें इंक्लूड होता है आपका, ठीक है। तो बेसमेंट का जो इस टाइम यहाँ पे लोग आ रहे हैं वैंकूवर के पास, सरी में, बीसी में, तो भाई यहाँ पे जो इस टाइम वैंकूवर रेट है बेसमेंट का, $1000 से लेके, आपको मैं बताऊँ, 1000 से लेके मतलब 1300-1400 तक 1 बेडरूम बेसमेंट आप रेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बेसमेंट आपको 1000 और 1100-1200 तक मिल जाती है, ठीक है। अगर आप 2 लोग शेयर करते हो बेसमेंट, 2 स्टूडेंट हैं, लड़की हैं 2 या 2 लड़के हैं, तो आपको अगर $1100 मान के चलो तो 550 आपको ईच, ठीक है, आ जाता है। तो कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से 550 ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर फैमिली है, कोई फैमिली तो शेयर नहीं कर सकती ना किसी के साथ रूम वगैरह या घर, है ना। तो फैमिली आके अगर हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा है तो 1 बेडरूम की बेसमेंट उनको इनफ है रहने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक लिविंग रूम मिल जाता है आपको, एक उसमें 12x12 का या 10x12 का एक रूम होता है, उसके अंदर आपको एक उसमें वॉशरूम होता है, एक किचन होती है उसमें, ठीक है, और साथ में लॉन्ड्री भी मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब एक फैमिली के लिए, छोटी फैमिली के लिए एक 1 बेडरूम बेसमेंट भी बहुत होती है, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है कि फैमिली आ रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बच्चे यंग हैं, मान लो एक 10-11 साल का है, एक लड़का और है, ऐसे मतलब 4 या 5 बंदे हैं फैमिली में, बच्चे 3 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ, तो 2 रूम की बेसमेंट में उनका गुजारा हो जाता है, ठीक है जी, अच्छा हो जाता है। तो 2 रूम की बेसमेंट कितने की आती है मतलब रेंट पे,
टू रूम की बेसमेंट कैसे है कि आप देखो मतलब 1500-1600 से स्टार्ट हो गए 2100-2200 तक टू रूम की बेसमेंट मिल जाती है यहाँ पे डॉलर। ठीक है जी, 2000 मान के चलो आप। ठीक है, वैसे आप कई बार 1800-1900 की भी मिल जाती है, पर 2000 में आपको टू रूम बेसमेंट, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, इंटरनेट, लॉन्ड्री, वाइफ और ये आपका ये गैस पानी बिजली सब बिल, और आपकी एक कार की पार्किंग। ठीक है, तो आपको उसमें मिल जाती है, तो वो भी नॉट बैड, बहुत अच्छा है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये आपका खर्चा होना ही होना है। ठीक है, तो अकेले के हिसाब से आप देख लो कि आपको $550 आपका एक बंदे का अकोमोडेशन का खर्चा आ गया, $250 की आपकी मंथली ग्रोसरी जो आप रसोई में सामान लाओगे, खाना पीना, दूध, ब्रेड, अंडे, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, है ना, तो $250 इनफ है आपको। दो बंदे हैं तो $500 की आप ग्रोसरी, आपकी पूरा महीना ख़त्म नहीं होगी आपसे। ठीक है जी। तीसरा खर्चा आपका है ये इसका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में ऐसा है $100 का आपका पास बनता है, बस में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है वो। ठीक है, महीने मंथली, तो वो भी आपको शुरू में ठीक रहेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी आपने जाना है अगर आप डे पास लेते हो तो मेरे ख्याल से $10 का डे पास बनता है। ठीक है, जाना बंदे ने रोज़ ही होता है, तो इसलिए मंथली पास ही आपको सही रहेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है इसमें, कुछ ना कुछ स्टूडेंट होने की वजह से। और तीसरा खर्चा आपका मोबाइल। मोबाइल में क्या है कि $50 का मोबाइल का आपको सिम मिल जाता है, जो आप मतलब मंथली आपको $50 में आपका सर जाएगा आराम से। ठीक है, तो मतलब ये $1000 सिंगल बंदे का, $1000 एक बंदा अगर रहता है तो बेसमेंट में $1000 में बंदा बड़ी आराम से सर्वाइव कर लेता है यहाँ पे कनाडा में स्टार्टिंग में। अगर उसके पास कार भी नहीं रखी उसने, कुछ नहीं है, बाहर ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा बंदा, मतलब बाहर का तो भूल जाओ, जो घर घर में आपका बेसिक खर्चा है ना। अगर उसके बाद आपको शौक है बाहर खाने का, थोड़ा बहुत वीक में बाहर स्पेंड कर मनी खर्च ली, कहीं रेस्टोरेंट चले गए, कहीं टिम होटल चले गए, यहाँ वहाँ, है ना, तो आप देखो कि $100-200 और आपका लगेगा, है ना। तो $1200 में एक बंदा, स्टूडेंट, वर्क परमिट वाला या PR कोई भी बंदा है, $1200 एक बंदा आराम से रह सकता है बढ़िया। बाहर भी खाएगा वो, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। ठीक है, ट्रैवलिंग में का भी हो गया इसमें, मोबाइल का भी हो गया इसमें, रहने का भी हो गया। ठीक है, सब इसके अंदर आ गया आपका। $1200 एक बंदे का खर्चा है। और फैमिली में ऐसा है, फैमिली में बस ये आपको जो बेसमेंट है वो जैसे टू बेडरूम बेसमेंट मान के चलो, अगर एक फैमिली आती है, ठीक है, मान तो उसमें आपको 2000 की बेसमेंट है और $1000 ऊपर और आपका 3000 खर्चा आएगा। अगर आप छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, या हस्बैंड वाइफ कपल है बस, तो फिर आपको $2500 में, $2500 में बहुत अच्छी तरह आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1100-1200 में आपकी बेसमेंट होगी, $100 के आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के मोबाइल बिल हो गए 1300, और 100 के आपके पास हो गए 1500, और भाई $500 की आपकी ग्रोसरी 2000, मतलब $2000 में अगर आप एक बेडरूम की बेसमेंट लेके रहते हो तो ये जो कपल है आराम से सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर अगर आप शॉपिंग थोड़ा खाते हो तो यही मतलब आप 2500 मान के चलो, $2500 फैमिली का और $1200 सिंगल का। ठीक है, ये खर्चा कनाडा में आना ही आना है आपका। ठीक है, तो जब आप कनाडा मूव हो रहे हो तो आपके पास कम से कम, अगर अकेला बंदा कोई आ रहा है कनाडा, तो कम से कम 3 से 4 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप देख लो कि अकेले बंदे के पास $4 या $5000 आप ले आओ, तो इसमें आपकी जॉब जल्दी लग जाए 10 दिन में, 15 दिन में, तो भी अच्छा है, तो आपकी मनी सेव रहेगी। अगर नहीं लगती तो 3-4 महीने तक तो लगी जाती है जॉब, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, और जो फैमिली है, फैमिली वाले बंदे भाई कम से कम $8 से 10,000 साथ लेके आए, 3-4 महीने का बैकअप अपना, आपकी भी जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हस्बैंड वाइफ दो हैं तो दोनों में से किसी एक की तो लगी जानी है। ठीक है, तो फिर भी आपको $8-10,000 इनफ है, आप आराम से गुजारा कर लोगे, आके अपने आप को बढ़िया रख लोगे। ठीक है जी, ये तो हो गए खर्चे आपके। ठीक है, और अगर आप आके कार ले लेते हो, ठीक है, तो कार में ऐसा है कि जैसे जो बंदे नए आ रहे हैं, कई बार बंदा सोचता है कि यार मैं बसों में मैंने नहीं घूमना, और थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा लेके बंदा चलता है इस चक्कर में कि मैं जाके कोई कार ले लेनी है ना। तो जब आप इंडिया से आते हो ना,
तो 6 मंथ आप ड्राइव कर सकते हो कनाडा में, ठीक है, इंडियन लाइसेंस पे। पर 6 मंथ के बाद आपको यहाँ का लाइसेंस लेना ही पड़ना, ठीक है। तो कार में आपको मैं बताऊँ, बेसिक स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो 4-5 हज़ार डॉलर में आपको कोई मतलब 10-12 साल पुरानी कार आपको मिल जाती है यहाँ पे, 12-13 साल पुरानी, जैसे कि हुंडई की होगी या कोई टोयोटा की होगी या कोई किया वगैरह, है ना, ये कारें सस्ती मिल जाती है। तो आपको ये 5-1 हज़ार तक अच्छी कार मिल जाती है। अगर आप लेना चाहते हो कार ले सकते हो, 5,000 डॉलर की कार है, प्लस इंश्योरेंस उसका वही 200-250 आपका इंश्योरेंस आएगा, ठीक है। अगर आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री 10 साल से ज़्यादा है इंडिया में तो आपको डिस्काउंट मिलता है यहाँ पे कुछ %। तो उस यू करा के मतलब $250 आपका इंश्योरेंस होता है। तो $250 आप ये जोड़ लो उसमें अपने एक्सपेंस में, अगर आपने आते ही कार लेनी है, ठीक है। 250 प्लस $100-150 की गैस लगेगी आपकी, मतलब अगर $2500 आपका महीने का खर्चा आ रहा है तो $500 आपका कार का बढ़ जाता है खर्चा, तो आपका 3,000 हो जाएगा, है ना। अगर आप आते ही कोई पुरानी यूज्ड कार लेना चाहते हो तो कम से कम $15,000 फिर आप अपने साथ ले आओ, ठीक है जी। अगर कार नहीं लेनी तो $8,000-9,000 भी बहुत है, क्योंकि $5,000 की तो आपकी कार ही आ जानी है यहाँ पे, ठीक है। तो जी ये खर्चे हैं यहाँ के मेन। बाकी डिपेंड है, आपकी जॉब लगती है तो जितना मर्जी खर्चा करो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये तो थे खर्चे आपके, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं वर्क परमिट की, है ना। यार ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं वर्क परमिट के मामले में, बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, वर्क परमिट का। तो यार ज़्यादा, वैसे मेरे को पता है ज़्यादातर बंदे टूरिस्ट वीज़े पे भी आते हैं, हाँ, है ना। तो यार देखो, वर्क परमिट का मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, LMI ये जो भी बंदा यहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे आया है उसको LMI लेनी पड़ती है, ठीक है। LMI का जो यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसे है कि कोई भी रेस्टोरेंट का, कोई कंपनी का, कोई वेयर हाउस का, कोई गैस स्टेशन का, कोई भी जो मतलब एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, तो वो आपको LMI देता है अप्रूव्ड, ठीक है। तो उसका जो खर्चा आता है ना, वो 1,000 से $1,500 उसका खर्चा आ जाता है, ये मतलब सारे पेपर वर्क में, है ना। तो भाई जब बंदे यहाँ आते हैं नए नए, तो वो मतलब वो मुंह फाड़ते हैं ज़्यादा लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यार ये तो आपको देखना है कि आपने कितने पैसे देने हैं, कितने नहीं देने हैं उनको, ठीक है। फंसो ना उनके पास आप लोग क्या करो, जब आप कनाडा आते हो ना तो एकदम से पैनिक ना हो जाओ आके कि वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट लेना है, वर्क परमिट लेना है, ऐसे ना हो, एकदम करो, आराम से रहो, अपना रूम लो रेंट पे, बेसमेंट लो, ठीक है, आराम से रहो, ग्रोसरी लाओ, थोड़ा घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो थोड़ा कनाडा को, अपने एरिया को आसपास, है ना। क्योंकि आपके पास 6 मंथ का टाइम होता है, कोई जल्दी नहीं कि आप कनाडा आए और आते ही आपको वर्क परमिट लेना है, ठीक है। 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ तक आप आराम से ले सकते हो परमिट, ठीक है। अगर आप जाते हो किसी के पास, ठीक है, जल्दबाजी में, तो आप बोलते हो मैंने वर्क परमिट चाहिए मेरे को ये वो, तो कोई ना कोई, आपको बताऊँ, जो इमिग्रेशन वाले यहाँ बैठे हैं, मैं सबको नहीं बोलता, मतलब 50-60% अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो हेल्प करते हैं, पर फिर भी आपकी किस्मत माड़ी है कि आप किसी गलत बंदे पे फंस गए जाके, है ना। तो वो आप बैठोगे आपको बोलेगा भाई जल्दी अप्लाई कर ले, फिर नहीं आएगी, अभी तो मेरे पास पड़ी है, फिर होगी नहीं, ये वो, अभी अब प्री अप्रूव है, ये है वो है, आपको करके बातों में फंसा लेना उसने। तो आपको वही 40-50 हज़ार जितना भी आपसे ले लेगा वो, है ना। तो आप भी दे देते हो, है ना। तो देना भी गलत है और लेना भी गलत है। तो आप एकदम से डिसीजन ले लेते हो, $4-5 हज़ार उसने उसी टाइम ले लेना आपसे, ठीक है। तो बाद में आप अगर कोई अगले दिन आपको कोई ऑप्शन मिलता है, कोई और कम पैसे वाला ऑप्शन मिलता है, कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है, तो जो आपने उसको पैसे दिए हैं वो आपके वापस नहीं देगा वो, ठीक है। तो एक तो ये आपका नुकसान, दूसरा आराम से 2-3-4 महीने आराम से घूमो फिरो, लोगों से बात करो, अपने जो तुम्हारे जानकार हैं, हर किसी बंदे का कोई ना कोई जानकार होता है, आगे उसके जानकार होते हैं, आराम से घूम फिर के बातें बुतें करके, सारा देख के, मार्केट को सारी को देख के, फिर उसके बाद अपना वर्क परमिट का डिसीजन लें, है ना। और जो 50-50 हज़ार, $40-40 हज़ार वर्क परमिट के दे रहे हैं तो कोई अक्लमंदी नहीं है, ठीक है। आराम से देखो, ठीक है, अगर जायज़ आपको कहीं लगता है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस चले जाओ, दोबारा फिर आप आ सकते हो 6 मंथ के बाद कनाडा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा सर्वे करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ बंदे ऐसे मिल जाते हैं जो आपको फ्री में वर्क परमिट भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है इसका जल्दबाजी ना करो, आराम से आके कूल माइंड रहो, घूमो फिरो देखो, ठीक है। बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ ये है कि वर्क परमिट आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ही खुद ही किसी को 50-50 हज़ार डॉलर ऑफर करोगे तो अगला तो फिर ले ही लेगा आपसे, ठीक है। तो गाइस इसलिए मतलब ऐसा ना करो, आराम से रहो, मिलता है ठीक है, नहीं मिलता चले जाओ, दोबारा आ जाओ यार, ठीक है ना। 6 मंथ की अगर 10 साल का 8 साल का वीज़ा आपका लग रहा है तो 6 मंथ के बाद आप फिर आ सकते हो दोबारा, इसमें कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। पर गलत ना करो, कोई अपने गलत ना करो कुछ भी, यहाँ इलीगल काम ना करो कोई, ठीक है। हमने बात कर ली है वर्क परमिट की भी और यहाँ के खर्चों की भी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ट्रैवलिंग कनाडा इन देसी। तो भाई चैनल अच्छा जा रहा है, बढ़िया, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइक और व्यूज़ भी बहुत बढ़ रहे हैं अब, है ना। तो बढ़िया मोटिवेशन मिल रही है, ऐसे ही साथ देते रहो चैनल का। और जी थैंक यू गाइस।